नमस्ते आप सभी को और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अंजलि कुशवाहा जी वेरी गुड इवनिंग, शिवेंद्र विश्वकर्मा हेलो, विक्रम साहू, परमेश्वर वादवाला और विद्या कुमारी जी हैं, कोमल राज हैं वेरी गुड इवनिंग, तनु कश्यप हैं वेरी गुड इवनिंग, हंसराज जी, अंकित कश्यप, करणप्रीत सिंह जी, केपी और दिनेश कुमार। प्लीज सब लोग आ जाएंगे क्लास में, फिर हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं। शिखा सिंह, चिराग तिवारी वेरी गुड इवनिंग, चिराग, प्रियांशु, अनामिका, कोमल वेरी गुड इवनिंग, राहुल और ठीक है वसुंधरा हैं, अमित सागर हैं, पुष्पेंद्र हैं, सौम्या हैं, पारुल हैं, अभिषेक कनौजिया हैं, राधे राधे जी नमस्ते। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एक बार बताएंगे। रितेश ढेर सारा प्यार आपको भी, लव यू टू। सब लोग अच्छे हैं, चलिए आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, आप लोगों की दिन में बहुत क्लासेस हो जाती होंगी, है ना? तो वेरी गुड इवनिंग, सीमा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी, सैटरडे संडे ऑफ होता है और मंडे को हम आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आपके सामने हैं, आपकी प्यारी सी क्लास लेकर। ठीक है भाई, आइए। ठीक है, तो इसमें हमने सब कुछ शामिल किया है। आई थिंक हिस्ट्री की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी मैंने हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चंस को शामिल किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, बाकी का केमिस्ट्री में लास्ट जो आपकी क्लास हुई है उसमें एमसीक्यू चले हैं, उसमें कोई आगे सिलेबस नहीं बढ़ा है। और स्टैटिक जीके में आपके प्रमुख त्योहार और उत्सव की क्लास हुई है, तो आपको सभी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत डिटेल क्वेश्चंस मिलेंगे और बिल्कुल एडिक्विटी के पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, है ना? आइए चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, असम के बिहू त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना? तो ये तो हमें क्लियर है कि भाई जो बिहू आपका त्योहार है, उत्सव है, वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बिहू के भी अपने प्रकार होते हैं। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि बिहू को असम में सेलिब्रेट किया जाता है, इस उत्सव को असम में मनाया जाता है, ठीक है, असम के लोगों के द्वारा। लेकिन यहां पर आपसे दो स्टेटमेंट हैं आपके सामने। सबसे पहला है बुहाग बिहू, जो असम का एक नववर्ष का प्रतीक है। बुहाग बिहू असम के नववर्ष का प्रतीक है और इसे वसंत ऋतु में मनाया जाता है। मतलब प्रश्न ऐसा है कि जो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करा दे, है ना? ये ध्यान रखना कि आपने जो भी पढ़ा सुबह से उसका एक बार आपको रिकॉल हो जाए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवाज अब सही आ रही है? अब ठीक है आवाज? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आवाज में? खर खर कर रही है आवाज, एक सेकंड जी। अब बताएंगे क्या, अब भी ऐसा ही है? अब भी इसी तरह का इश्यू है आवाज में? अब ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा सा माइक को दूर कर दिया है ना? हाँ जी, ओके ओके, मुझे थम्स अप मिल गया कि आप सब सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, तो यहां पर सबसे पहला है असम के बिहू त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम के बिहू त्योहार के संदर्भ में हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उन कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है बुहाग बिहू। बुहाग बिहू जो होता है ये असमिया नववर्ष का प्रतीक है और बुहाग बिहू को वसंत ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही है कि बुहाग बिहू ये असम के नववर्ष का प्रतीक है और इसको वसंत ऋतु में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है भोगाली बिहू। ये जो भोगाली बिहू है ये कटाई के बाद, जब फसलों की कटाई होती है तो ये कटाई के बाद का त्योहार है और इसमें समुदाय के लोग अलाव जलाते हैं और इसमें समुदाय के लोग अलाव जलाकर जश्न मनाते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे, है ना? जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में भी देखें। देखिए यहाँ पर बेसिकली बुहाग बिहू और भोगाली बिहू ये दो प्रकार के बिहू हैं और उनके बारे में दे रखा है। हम जानते हैं कि बिहू असम का त्योहार है, लेकिन बिहू भी, ठीक है, ये जो बिहू के दो प्रकार हैं आपका, एक है बुहाग बिहू, दूसरा भोगाली बिहू। तो ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, बुहाग और भोगाली ये अलग अलग मौकों पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग अवसरों पर इन उत्सवों को मनाया जाता है। अब इसमें जैसे बुहाग बिहू है, तो बुहाग बिहू ये एक सिंबल होता है न्यू ईयर ऑफ असम। ये असम के नववर्ष का एक सिंबल है जिसे हमेशा हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम वसंत ऋतु में मनाएंगे। और जो दूसरा है भोगाली बिहू,
ये भोगाली बिहू मेरे प्यारे बच्चे जब फसलों की कटाई होती है उसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है, फसलों की कटाई के बाद, जिसमें समुदाय के लोग जो हैं वो अलाव जलाते हैं, मतलब आग जलाते हैं, और आग जलाकर गीत गाते हुए इस भोगाली बिहू को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है रजनीश? ओके, तो यहां पर दोनों ही सही होंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के जो फसल उत्सव हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपसे पूछा है। दक्षिण भारत के फसल उत्सव के बारे में ये कथन दे रखे हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। क्या क्या कथन है? पहला है, पोंगल तमिलनाडु का एक 4 दिवसीय उत्सव है। ये बात बिल्कुल सही है, पोंगल तमिलनाडु का है और पोंगल 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए पोंगल में भी डिफरेंट डिफरेंट पोंगल्स होते हैं, लेकिन इनमें मेरे प्यारे बच्चे जो मट्टू पोंगल है, मट्टू पोंगल इज डेडिकेटेड टू पशुओं की पूजा को समर्पित है। मतलब ये एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करता है, पशुओं की पूजा की जाती है, क्योंकि पशु इनके जीवन के एक बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। पशुओं के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं लोग। ठीक है, मतलब एनिमल से, पशुओं से, और खासकर जो दुधारू पशु हैं उनसे इनको आजीविका की प्राप्ति होती है, जिससे ठीक है ये लोग इनकम क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी स्थिति में भाई जो आपको इनकम दे रहा है ना, तो आप उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक 4 दिवसीय उत्सव है। पोंगल ये तमिलनाडु का है, पोंगल 4 दिवसीय उत्सव है मेरे प्यारे बच्चे पोंगल। इसमें जो आपका मट्टू पोंगल है, मट्टू पोंगल बेसिकली पशुओं की पूजा को समर्पित है। ठीक है जी, ध्यान रखना, मट्टू पोंगल पशुओं की पूजा को समर्पित है। ओणम ये केरल का त्योहार है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ओणम केरल का त्योहार है, जो राजा महाबली की वापसी की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, वहां पर एक ठीक है मैथोलॉजी है, एक कहानी है, एक परंपरा है कि राजा महाबली की वापसी हुई थी। इस दिन राजा महाबली की वापसी हुई, उस खुशी में केरल के जो लोग हैं वो ओणम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो ओणम केरल का है, ठीक है, आपका पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल 4 दिनों तक चलता है। इनमें से जो मट्टू पोंगल है ये पशुओं की पूजा को समर्पित है। तो यहां पर भी आप कहेंगे कि सर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है अच्छे से? यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? आप ये बताओ, ये जो प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास है, ठीक है, ये आपकी पूरे दिन की थकान उतार देती है कि नहीं? ये क्लास अच्छा लगता है, मजा आता है, वेट रहता है इस क्लास का? कुल मिलाकर अभी तक जो भी हमने पूरे दिन में पढ़ा उसको हम समराइज करते हैं, और कोशिश करता हूं कि मैं आसान से आसान भाषा में, ठीक है ना, आप क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कुछ नया सिखाऊं। तो सब लोग एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करो, इस क्लास की आदत डालो। ये क्लास वास्तव में बहुत जरूरी है आपके लिए, सच में। बहुत अच्छे, है ना, ऐसे ही पढ़ते रहो महिमा। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर भी दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे। अब अगला है, ठीक है, रीजनल न्यू ईयर है, क्षेत्रीय नववर्ष। ठीक है, हर एक क्षेत्र में नववर्ष को अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, ये तो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, आप इसको बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन कैलेंडर के आधार पर। लेकिन हमारे भारत की जो विरासत है बेटा, बहुत समृद्ध विरासत है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हम लोग रखते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी पता है बात क्या है? आप लोग, बहुत मजा आएगा आपको ये बात सुन के, मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्र विशेष में वह लोग अपना नववर्ष, ठीक है, अपने अपने रीति रिवाजों के आधार पर, अपनी अपनी प्रथाओं के आधार पर, और अपने अपने स्थानीय महत्व के कार्यों के आधार पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर है, क्षेत्रीय नववर्ष उत्सवों के संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्षेत्रीय नववर्ष, तो इसमें है उगादी। ठीक है, अब ये नववर्ष का नाम है, क्षेत्रीय नववर्ष है, रीजनल न्यू ईयर्स है। तो यहाँ पर है उगादी, उगादी इज ऑल्सो अ न्यू ईयर। गुड़ी पड़वा ये भी नववर्ष है, और आपका विशु भी नववर्ष है। तो विशु नववर्ष जो है, क्या ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है? आप कहेंगे जी हाँ, विशु केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये न्यू ईयर है विशु। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी नववर्ष है गुड़ी पड़वा। और उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी नववर्ष है। उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी नववर्ष है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, और विशु केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तीनों ही सही सुमिलित हैं, 1, 2 और 3। ठीक, बिल्कुल तीनों ही सही सुमिलित हैं।
ठीक है लव, ये तीनों ही सही सुमिलित है। यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है बिल्कुल, कैसा भी। देखिए ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो उगादि को हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर। हम गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में और विशु को केरल में सेलिब्रेट करते हैं भैया। अगला प्रश्न है, लद्दाख का जो हेमिस फेस्टिवल है, लद्दाख के हेमिस फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखिए इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के लोग वहां के एक स्थानीय गुरु हैं पद्म संभव जी, उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हेमिस ये बिलोंग करता है, ये जो हेमिस फेस्टिवल है ये बिलोंग करता है लद्दाख से। जी हेमिस फेस्टिवल बिलोंग करता है मेरे प्यारे बच्चे लद्दाख से। अब जब ये लद्दाख से बिलोंग करता है तो लद्दाख के लोग इस फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं कुलविंदर, बात यहां पर है कि भाई लद्दाख के लोग क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लद्दाख के लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वहां के एक गुरु हैं, गुरु पद्म संभव जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा है, इस फेस्टिवल का जो मुख्य आकर्षण है वो छम नामक एक नकाबपोश नृत्य है। लेकिन नकाब पहनकर एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को हम लोग छम बोलते हैं, छम। ये वास्तव में इस उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ये एक ऐसा आपका सेशन होता है बच्चे कि जिसमें जितना भी आपने पढ़ा ना केवल उसका रिवीजन हो, बल्कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी, देखिए जो वर्तमान एसएससी का पैटर्न चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर मिले। तो दोनों ही सही है। गुरु पद्म संभव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और मुख्य आकर्षण जो है वो एक नकाबपोश नृत्य होता है, उस नकाबपोश नृत्य को हम लोग छम कहते हैं। देखिए प्रांशु, उसको हम लोग छम कहते हैं, उस नकाबपोश नृत्य को। ये भी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बात सही है कि हॉर्नबिल महोत्सव को नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये किससे संबंधित है, तो इसे फेस्टिवल्स का फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये राज्य की सभी जनजातियों को एक मंच पर लाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये बात सही है। नागालैंड की जितनी भी जनजातियां हैं, पाई जाने वाली सभी जनजातियां इसको सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करती हैं। ये सभी जनजातियां जिनकी अपनी परंपराएं हैं, जिनकी अपनी प्रथाएं हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जिनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उन सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है कि यह प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है, ये बात भी सही है। ठीक है, हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है और इसे प्रति वर्ष हम लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में सेलिब्रेट करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, प्रतिवर्ष इसको दिसंबर के पहले सप्ताह में सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। नहीं वो नहीं है, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ, आइए नेक्स्ट। अगला है आपका, त्योहारों और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में कौन सा सही युग्म है, ये आपको बताना है। एक तरफ त्योहार है और उससे संबंधित राज्य हैं, तो पूछा है कि बताओ आपको कौन सा युग्म सही है। नुआखाई उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, यस एब्सोल्युटली राइट, नुआखाई को उड़ीसा में सेलिब्रेट करते हैं। चपचारकुट, इसको मिजोरम में सेलिब्रेट करते हैं, चपचारकुट को, यस। बांग्ला को, बांग्ला नाम बांग्ला है लेकिन बांग्ला को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मेघालय में, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन खर्ची पूजा को त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, खर्ची पूजा एक्चुअली त्रिपुरा का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। तो डी सही सुमिलित नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, डी नहीं है। ये आपको पता था। देखिए खर्ची, खर्ची को हम लोग त्रिपुरा में, आपको पता था, प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ, ठीक है, जीएस के लिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, और वो मेरी कोशिश है कि कुछ मैं आपको पढ़ाऊँ, कुछ आपको मेरे अंदाज में पढ़ने को मिले। ठीक है, तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है ना, कि तो बस ठीक है, बहुत जल्द ठीक है आपको देखने को मिलेगा। और मुझे बस 1 मिनट का आप समय देंगे। ठीक है, एक मैंने कुछ चीज़ मंगाई है, टैबलेट, ठीक है, उसे खा लूँ मैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगला प्रश्न है, आप अगले प्रश्न पर जब तक डिस्कस कीजिए, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में आपको विचार करना है। कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, बहुत फेमस दुर्गा पूजा है, पूरा कोलकाता
ठीक है, इस पूजा को सेलिब्रेट करता है। 2021 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यस, कोलकाता की दुर्गा पूजा को हमने 2021 में सूची में शामिल किया। कुंभ मेला भी यूनेस्को में लिस्टेड है, इंटेंजिबल, ठीक है ना, आपका हेरिटेज में। और लेकिन कुंभ मेला को यूनेस्को की मानवता की सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा, ठीक है, ये बिल्कुल है, ये भी है। तो इसमें भी दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे, एक और दो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट होंगे। देखिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो भी कल्चरल हेरिटेज है हमारे, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को के अनुसार वो सब हमने पढ़े हैं, वो सब मैंने आपको बताए हैं जी, वो सब मैंने आपको बताए हैं ना। बोथ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में और कुंभ मेला भी इसमें शामिल है। अब अगला प्रश्न है आपका, सिक्किम के त्योहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है ना, तो सिक्किम के त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर है दो त्योहार है, एक है सागा दावा, दूसरा है पांग लाब सोल। दो त्योहार हैं सिक्किम के। सबसे पहला त्योहार जो है सागा दावा, सागा दावा के बारे में पूछा है कि सागा दावा महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का एक उत्सव है। दूसरा है पांग लाब सोल, ये कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में उनकी पूजा करने के लिए इस तरह से मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इस पर डिस्कस कीजिए। बस एक सेकंड के लिए मैं आपके थोड़े से कैमरे से इधर जा रहा हूं, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, थैंक यू जितेंद्र। यहां देखेंगे तो सागा दावा महात्मा बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण का उत्सव है। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। और पांग लाल सोल जो है आपका, पांग लाब सोल, ये कंचनजंगा पर्वत जो सिक्किम में है, ये उसके सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर भी दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, एक और दो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, अब हम यहाँ पर ज्योग्राफी में एंटर कर चुके हैं। ज्योग्राफी में क्योंकि आपकी ग्लेशियर्स और घाटी चल रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन है ग्लेशियर और घाटी से। चिराग यहाँ पर देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है सियाचिन ग्लेशियर से, तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको विचार करना है। ये काराकोरम श्रेणी के पूर्वी हिस्से में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और क्या ये मेरे प्यारे बच्चे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में है, काराकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके, है ना। तो काराकोरम श्रेणी के पूर्वी हिस्से में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये जो ग्लेशियर है, ये जो ग्लेशियर है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या नुब्रा नदी का प्राइमरी सोर्स है? यस, ये ग्लेशियर नुब्रा नदी का प्राइमरी सोर्स है। तो आप कहेंगे कि दोनों ही, एक और दो दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, बोथ विल बी राइट आंसर। अगला है उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के बारे में आपसे पूछा है। गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी का स्रोत है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बिल्कुल सही बात है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियां मिलती हैं, तब एक्चुअली वो दोनों नदियां गंगा बनती हैं। जब आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया जाएगा या रिवर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर मैम आपको बताएंगे कि एक्चुअली उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिनको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं।
है ना। और वो पंचप्रयाग जो बने हैं वो किन किन नदियों के मिलने से बने हैं, लेकिन उनमें एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। ये अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो माना गांव है ना वहीं पर, तो वहीं से निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। और उस अलकनंदा नदी में जब भागीरथी आकर मिलेगी देवप्रयाग में, तब उसके बाद एक्चुअली गंगा नदी बनती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर नो डाउट भागीरथी नदी का सोर्स है। गंगोत्री ग्लेशियर और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब यहाँ पर मिलाम ग्लेशियर से, कि मिलाम ग्लेशियर जो है ये कुमायूं श्रेणी में है। जो कुमायूं चित्र होता है, कुमायूं चित्र कहाँ से कहाँ तक है मैंने आपको बताया, प्लीज एक बार बताएंगे। तो आप कहेंगे साहब सतलुज से काली नदी के बीच में, सतलुज और काली नदी के बीच में लगभग 320 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका कुमायूं रीजन है। तो मिलाम ग्लेशियर कुमायूं क्षेत्र में है और ये गौरी गंगई नदी का स्रोत है। यस, इसी मिलाम नदी से सॉरी माफ करना, इसी मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी निकलती है। गौरी गंगा एक्चुअली उत्तराखंड की एक रीजनल नदी है बच्चे, है ना, वो एक रीजनल नदी है। तो मिलाम ग्लेशियर कुमायूं क्षेत्र में है और ये गौरी गंगा नदी का स्रोत है। बिल्कुल है, तो आप कहेंगे कि दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एक और दो दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी के बारे में है। तो कश्मीर घाटी का जो करेवा, ठीक, करेवा एक्चुअली एज अ स्ट्रक्चर, तो जो करेवा स्ट्रक्चर है ये क्यों बनी और ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपको यहां पर बताया गया है। मुझे बस 1 मिनट का आप समय देंगे प्लीज, है ना, बस 1 मिनट। जब तक आप इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, ठीक है। तो कश्मीर घाटी की जो करेवा संरचना है, करेवा एक स्ट्रक्चर है, ये कश्मीर घाटी में आपको मिलते हैं। ये झीलों के डिपॉजिट से बने मिट्टी के ऊंचे टीले होते हैं। यस, ठीक है। दीज आर एलिवेटेड टेबल लैंड्स फॉर्म फ्रॉम द लेकोस्ट्राइन, मतलब लेक डिपॉजिट। तो लेक डिपॉजिट जिसको आप लेकोस्ट्राइन कहते हैं, तो झीलों के निक्षेप से बने ये मिट्टी के ऊंचे टीले हैं। बिल्कुल सही बात है, झीलों के निक्षेप से बने हुए मिट्टी के ऊंचे टीले होते हैं। और ये क्यों जाने जाते हैं, मतलब ये क्यों फेमस हैं करेवा, क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में इन करेवा में देखिए ऐसी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। तो मुख्य रूप से सैफरॉन की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहां पर भी दोनों ही सही होंगे।
आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, ये दोनों ही यहां पर सही होंगे। एम के बाबर, तो बहुत पिटोगे। बताओ ये बच्चा मेरी किडनी फेल करवा रहा है। नहीं भाई, किडनी फिडनी फेल नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। आइए, तो क्लियर है ना। तो झीलों के निक्षेप से बने हुए, ठीक है, जो लेक्स के जो डिपॉजिट होते हैं, झीलों के निक्षेप से बने, ये उपजाऊ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। ये मिट्टी के ऊंचे टीले हैं। और ये मुख्य रूप से क्यों जाने जाते हैं? केसर की खेती के लिए। तो केसर की खेती के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं, केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में? तो दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर नुब्रा वैली के संदर्भ में आपसे पूछा है, नुब्रा वैली के संदर्भ में कुछ कथन आपसे पूछे, इनका आपको जवाब देना है, इन कथनों पर विचार करना है नुब्रा वैली के संदर्भ में, और आपको इन पर विचार करके अपना जवाब देना है। सबसे पहला कथन है कि ये लद्दाख में स्थित है नुब्रा वैली, और ये एक ट्रायंगुलर शेप की एक घाटी है। इस घाटी में श्योक और नुब्रा दोनों नदियां आकर मिलती हैं नुब्रा वैली में। ठीक है, तो नुब्रा वैली बेसिकली लद्दाख में है, और ये ट्रायंगुलर शेप में है, मतलब ये एक, ठीक है, ट्राई आर्म वैली है लद्दाख में। सिवा ये ट्राई आर्म वैली है लद्दाख में स्थित है। ट्राई आर्म वैली है लद्दाख में, जहां पर दो नदियां हैं, एक नदी है श्योक और दूसरी है नुब्रा। दोनों नदियां आकर आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। यस, एब्सोल्युटली। देखिए, अब ये नुब्रा वैली जो है, ये जानी जाती है अपने एक वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है, अपने एक विशेष प्रकार के पशु के लिए। यहां पर एक ऊंट पाया जाता है जिसके दो कुबड़ होते हैं। तो दो कुबड़ वाला ये इंडो वैक्ट्रियन, ठीक है, कुबड़ है, या वैक्ट्रियन कुबड़ भी इसको बोलते हैं। ये इसके लिए वैक्ट्रियन कुबड़ वाले, सॉरी, इसको वैक्ट्रियन ऊंट भी बोलते हैं, और इस ऊंट के दो कुबड़ हैं। तो इसके लिए क्षेत्र जाना जाता है। ये जो घाटी है नुब्रा घाटी, ये इसलिए जानी जाती है, जब कभी भी आप नुब्रा घाटी में जाओगे, और नुब्रा घाटी में जाने के बाद मतलब आप वहां पर, तो वहां पर टूरिज्म विकसित हुआ है। ऐसे दो कुबड़ वाले ऊंटों पर आपको बिठा के सैर कराई जाती है, घुमाया जाता है। ठीक, कुछ वहां के लोकल्स जो इस प्रकार की ऊंटों को पालते हैं, वो आपसे एक चार्ज करते हैं ₹1 कि आप बैठिए वहां पे अपने फोटो वगैरह क्लिक कराइए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लद्दाख में स्थित है, एक त्रिकोणी घाटी है, ट्राई आर्म वैली है, लद्दाख में स्थित है। यहां पर शोक और नुब्रा दोनों ही नदियां आपस में एक दूसरे से आकर मिलती हैं। शोक और नुब्रा दोनों नदियां मिल रही हैं। ये घाटी जानी क्यों जाती है? ये घाटी जानी जाती है अपने दो कुबड़ वाले ऊंटों के लिए। ठीक है, इनको वैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। तो दोनों ही इसमें सही होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर। मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो उद्देश्य है इस सेशन का, वो ये है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स है, और उन ग्लेशियर्स का स्थान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है, आपको बताना है। और एक और बात मैं बता दे रहा हूं कि इस प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि सभी सही ना हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है इसमें। तो बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है। ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स के आगे वो प्लेसेस हैं, वो राज्य हैं। ग्लेशियर्स और उनके राज्यों को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो प्लीज मैं आप सभी से कहूंगा कि जल्दी से और बहुत सोच समझ के आप इसका जवाब दीजिए। पहला है जेमू ग्लेशियर, दूसरा है बड़ा सिगरी ग्लेशियर, और तीसरा आपका द्रांग दुंग ग्लेशियर। अब मैंने आप पे छोड़ दिया, आप इसके जवाब देंगे सब लोग। ओवर टू यू मेरे प्यारे बच्चे। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, आप कहेंगे जी हाँ, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। बड़ा सिगरी ग्लेशियर ये हिमाचल में है, यस, बड़ा सिगरी ग्लेशियर हिमाचल में है। और द्रांगदुंग ग्लेशियर ये आपका लद्दाख में पड़ता है। तो यहां पर तीनों ही सही हैं। डी विल बी राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। देखिए, तीनों ही सही हैं। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, बड़ा सिगरी हिमाचल में, द्रांगदुंग ग्लेशियर लद्दाख में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर है। क्लियर है? सर आप हंस क्यों रहे हैं? आपके कमेंट्स पे हंस रहा हूँ, जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं। आइए,
क्लियर है? तो एक बार याद कर लो, जेमू ग्लेशियर कहां पर है भाई? मेरे साथ बोलेंगे कि सर जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। बड़ा सिगरी ग्लेशियर कहां पर है? हिमाचल में है। द्रांगद्रुंग ग्लेशियर कहां पर है? लद्दाख में। तो जेमू सिक्किम में, बड़ा सिगरी हिमाचल में, द्रांगदुंग ग्लेशियर लद्दाख में है। अब भारत की कुछ घाटियां हैं, उनके बारे में आपको विचार करना है। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट यूनिक वैलीज ऑफ इंडिया। यस, एब्सोल्युटली, यूनिक वैलीज ऑफ इंडिया। तो आपको ठीक है कंसीडर करना है एक स्टेटमेंट्स को, जो आपके भारत की जो यूनिक रिवर वैली हैं उनके बारे में स्टेटमेंट है। ठीक है, उनके बारे में स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक नेशनल पार्क है। यस, साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली। ठीक है, यहां पर एक लायन टेल्ट मकाक पाया जाता है। ये उसके लिए एक उसका नेचुरल हैबिटेट है। लाइन टेल्ड मकाक उसका नेचुरल हैबिटेट है, ये प्राकृतिक आवास है। ठीक है, मतलब एक मकाक जिसकी पूंछ जो होती है वो शेर की जैसी होती है, लाइन टेल्ड मकाक। ये इसके लिए फेमस है एक्चुअली, और ये बहुत रेयर वाइल्ड लाइफ है, बहुत रेयर वाइल्ड लाइफ है ये जो है आपका मकाक। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि साइलेंट वैली केरल में है, केरल के पलक्कड़ जिले में है और एक नेशनल पार्क है। दूसरा है अराकू वैली। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है और ये अपनी कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है अराकू वैली। तो आप कहेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट लव, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली इज फेमस फॉर अपनी कॉफी, ठीक है, कॉफी के लिए। और साइलेंट वैली जो है विक्रम विक्रम साहू साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में है और ये नेशनल पार्क है। इसमें भी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, हिमालय का जो स्लो लाइन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की स्लो लाइन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लो लाइन ऑफ द हिमालयाज। नंबर फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट है द स्लो लाइन ऑन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज इज फाउंड एट अ लोअर एल्टीट्यूड कंपेयर टू द नदर्न स्लोप्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट, द स्लो लाइन ऑफ सदर्न स्लोप्स, मतलब हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जो स्लो लाइन है वह उत्तरी ढलानों की तुलना में कम ऊंचाई पर पाई जाती है। उत्तरी ढलानों पे जो स्लोप लाइन है वो अधिक ऊंचाई पर है, दक्षिणी ढलानों पर जो स्लो लाइन है वो आपकी कम ऊंचाई पर है। ठीक है, वह कम ऊंचाई पर है। अमृत जी, अमृत का एक वो है, ठीक है, अमृत का मैसेज मैं आप सब लोगों तक पहुंचा देता हूँ। अमृत कह रही कि सर आप अभी इतना डीपली एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। अमृत मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ ऐसा चला नहीं है आपके, ठीक है ना। आपका जो भी सेशन चल रहे हैं मैं वो सारी पीडीएफ देखता हूँ, ठीक है, सभी। तो मैं जब उन पीडीएफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी कुछ ऐसा चला ही नहीं कि जहाँ पर मैं डीपली जाऊँ बच्चे। तो अब मैं बताओ है ना, तो इसलिए मैं उसमें क्या डीपली पढ़ाऊँ। ठीक है, हाँ मैं कुछ वन शॉट्स लेकर आऊंगा, यस मैं कुछ वन शॉट्स लेकर आऊंगा। ठीक है, और जब मैं वो वन शॉट्स लेकर आऊंगा ना तो आइए, सर आप कहीं घूमने जाते होगे तो आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ चिराग, ठीक है ना। बस 1 मिनट लूंगा, वैसे मैं बातें बहुत कम करता हूँ क्लास में। बस मैं यहाँ पर 1 मिनट ये बताऊंगा कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि उल्टा कोई गाइड है लेकिन वो किसी और को समझा रहा है, तो मैंने उसे करेक्ट किया है, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो हाँ ये तो है। देखो, एक जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स को ये तो फायदा मिलता है कि उसे सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है आम व्यक्ति जो शौक करता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं, तो एक अच्छा खासा जनरल स्टडी पढ़ा हुआ व्यक्ति उसके बारे में बता देता है कि भाई ये ऐसे है, ये है। तो अब यहाँ पर ठीक है ना, हिमालय का स्लो लाइन उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, तो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जो स्लो लाइन है वो उत्तरी ढलानों की तुलना में कम ऊंचाई पर है। द स्लो लाइन ऑन द सदर्न हिमालय ऑफ द हिमालय इज फाउंड एट अ लोअर एल्टीट्यूड कंपेयर टू द नदर्न स्लोप्स। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण ढलानों पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना, और खड़ी ढाल होने के कारण स्लो लाइन नीचे चली गई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दक्षिण ढलानों पर अधिक वर्षा है, अधिक वर्षा होने के कारण स्लो लाइन कहाँ है, नीचे आ गई है। अधिक वर्षा होने के कारण स्लो लाइन नीचे हो गई है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि दक्षिण ढलानों पर अधिक वर्षा होने के कारण स्लो लाइन नीचे हो गई है। तो आप कहेंगे बोथ विल बी करेक्ट आंसर,
एक और दो दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा ग्लेशियर है जो पीर पंजाल श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है? ये ध्यान रखना, पीर पंजाल श्रेणी में है और सबसे लंबा ग्लेशियर है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि ग्लेशियर कहाँ कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे सर जेमू जो है ये सिक्किम का ग्लेशियर है, ये हमने पढ़ा है जेमू। गंगोत्री ये भी पढ़ा है, उत्तराखंड का ग्लेशियर है। उत्तराखंड का, ठीक है ना। सियाचिन जो है ये आपका लद्दाख में है, अब लद्दाख में है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो इसका सही होगा बच्चे सोनापानी। सोनापानी ग्लेशियर पीर पंजल श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है। सोनापानी ग्लेशियर आपका कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजल श्रेणी में पड़ता है, और अनडाउटेडली ये पीर पंजल श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है जी, सबसे लंबा ग्लेशियर है। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न आ गए हैं। केमिस्ट्री के प्रश्नों पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहले है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि 6C12, 6C13, 6C14, ये कार्बन के तीन आइसोटॉप्स हैं, है ना भैया, ये कार्बन के तीन आइसोटॉप्स हैं। तो यहां पर ये क्या होता है, देखो ये इस तरह से मैं बताता हूं, ZXA ए इक्वल्स टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये है ए, और केवल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो है आपका जेड। केवल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो होगा जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, क्लियर है? वो क्या होगा? वो आपका ए होगा। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब देना है, सभी मेरे प्यारे जितने भी छोटे बहन भाई हैं, कि यहां पर क्या होगा बच्चे। तो देखो सभी में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है, ठीक है, ठीक है, सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है सभी में। लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो भैया प्रोटॉन, ठीक है, तो सभी में समान है प्रोटॉन, ठीक है, सभी में समान है प्रोटॉन 666। लेकिन ऊपर आप जब मास नंबर देखेंगे, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब यहां पर एक सवाल है कि साहब ये द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सभी में समान है, जो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हुई है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हुई है बच्चे बताए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन असमान है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन असमान होने के कारण तो आइसोटॉप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, सही है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटॉप्स की, बिल्कुल समान होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, परमाणु क्रमांक, वह भी समान होते हैं, वह भी समान होते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ, दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिकों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी? क्योंकि उनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो समान होते हैं। एटॉमिक नंबर होने के कारण, समान होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या उनमें भिन्न भिन्न होती है। अगला है आइसोवार्स के बारे में आपसे पूछा है, संवारिक के बारे में, ठीक है। संवारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यस, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, जिनका मास नंबर समान होता है। लेकिन ये अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं मास नंबर इनका समान होगा, मतलब ZXA, ठीक है ना, और Z+1 पाई A, ऐसे मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर परमाणु क्रमांक तो डिफरेंट है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो आप ऊपर देख रहे हो ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो समान होंगी, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। तो इनके रासायनिक गुण समान होते नहीं, इनके रासायनिक गुण समान नहीं होंगे, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक असमान होते हैं। असमान होते हैं।
तो भाई यहाँ पर आप फिर से देख लो बहुत अच्छे से, यहाँ पर केवल एक सही होगा, है ना, ओनली वन विल बी राइट आंसर, केवल एक। जी, अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं विद देयर यूजेस करेक्टली। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और उनके यूजेस हैं, आपको सही मिलाना है कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से मिलाना है। एक तरफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, दूसरी तरफ इनके यूजेस हैं। तो हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के उपचार में, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131 थायराइड डिसऑर्डर में, जो थायराइड विकार होता है हम उसमें यूज करते हैं। कार्बन 14 का यूज करते हैं डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, ये इनके यूजेस हैं, आपको सर ने भी इनके यूजेस कराए हैं, मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ बहुत अच्छे से, देख लो। कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट में, आयोडीन 131 थायराइड डिसऑर्डर में, और कार्बन 14 डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम कौन सा है, 1H1 प्रोटियम है, 1H2 ड्यूटीरियम है, और 1H3 ट्रिटियम है। इसमें ये वाला जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसके पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन के इस आइसोटॉप्स के पास क्या होती है, हाइड्रोजन के इस आइसोटॉप्स के पास बेटा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, बस यही बात ध्यान रखनी है, इसके पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, ना तो इसके पास है ना इसके पास है। अब देखो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, तो इसका जेड जो है इक्वल है, जेड सभी का इक्वल है, लेकिन ए सबका डिफरेंट है, ठीक है, इसका ए 0 है, ठीक है, इसका ए 1 है, और इसका ए कितना है, द्रव्यमान संख्या 2 है। तो ए द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, परमाणु क्रमांक सबका समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जब आप देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है। ये यहाँ पर आपको ये बात पता चली। अब यहाँ पर पूछा है ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो ये ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, यस, ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ये वाला ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम है ये वाला। केवल एकमात्र, ठीक है, ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके आइसोटॉप्स के नाम है वो हाइड्रोजन है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके आइसोटॉप्स के नाम है वो ये प्रोटियम ड्यूटीरियम, और ये है आपका ट्रिटियम, ये है आपका ट्रिटियम, प्रोटियम है ड्यूटीरियम है ट्रिटियम है, क्लियर है। तो ड्यूटीरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, जी हाँ। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, तो इसमें दोनों ही सही होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर, जी, ठीक है लव, इसमें दोनों ही सही होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर। अगला है सर परमाणु संरचना के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के सिद्धांतों के बारे में कुछ कथन दे रखे, इन पर विचार करना है। परमाणु क्रमांक जेड, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है जेड, यस, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम जानते हैं सर, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है अनडाउटेडली। दूसरा है भाई, यहां पर आप देखेंगे द्रव्यमान संख्या है कैपिटल ए, कैपिटल ए, ये नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, तो यस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही करेक्ट है इसमें ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, सोडियम 24 का यूज हम जो पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइंस में लीकेज को हम ट्रैक करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दो ऐसे रेडियो एक्टिव आपके आइसोटॉप्स हैं, मैं जिनके आपको इंडस्ट्रियल यूजेस बता रहा हूं, तो बहुत गौर से इसको सुनना। दो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, एक सोडियम 24 और एक फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, बहुत ध्यान से बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सबको सुनना है। सोडियम 24 का यूज हम करते हैं जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें रिसाव का पता लगाने के लिए करते हैं, यस एग्जैक्टली, सोडियम 24 का यूज पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है,
बिल्कुल किया जाता है। सोडियम 24 का यूज किया जाता है पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने की। दूसरा, फास्फोरस 32 का यूज जो करते हैं हम रक्त कैंसर के इलाज में करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए फास्फोरस 32 का यूज हम ल्यूकेमिया मतलब रक्त कैंसर में इलाज में करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना फास्फोरस 32 का यूज यस रक्त कैंसर के इलाज में, सोडियम 24 का यूज पाइपलाइनों में गैस का रिसाव। ठीक है, क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, यहां तक कोई इशू नहीं किसी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहां से हिस्ट्री के प्रश्न है। ठीक है, हिस्ट्री के प्रश्न है। इन हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे से यहां पर देखेंगे, बहुत बढ़िया से इन पर फोकस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि अभी हड़प्पा सभ्यता ही चल रही है, तो हड़प्पा सभ्यता जो शहर है वह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। जी हाँ, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये एक्चुअली आपका राजस्थान हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये गग्गर नदी के किनारे पड़ता है। गग्गर रिवर है, ये गग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में गग्गर नदी के किनारे है। बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत इत्मीनान से आपको समझना है, गग्गर नदी के किनारे है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे राखी गढ़ी, अब जो मॉडर्न रिसर्चेज हुई हैं उनमें पता चला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह तो मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। मोहनजोदड़ो से, यस, ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राखी गढ़ी। तो हालिया खोजों के अनुसार राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, आपका टाइप साइट है, स्थल है। यस बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल टाइप साइट है, सबसे बड़ी। जो मॉडर्न रिसर्चेज हुई हैं उनमें ये बात निकलकर सामने आई है, ठीक है ना, ये बात निकलकर सामने आई है कि हालिया खोजों के अनुसार राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल टाइप साइट है। यह स्थल हरियाणा के हिसार में है, गग्गर हकरा नदी के मैदानी क्षेत्रों में। जी हाँ, देखो सरस्वती नदी है, ये ध्यान रखना, सरस्वती नदी, सरस्वती, इस नदी को हम भारत में घग्गर कहेंगे। ठीक है, जब हम अपने प्यारे भारत में इस नदी को जानते हैं तो हम इसको घग्गर कहते हैं। इसी नदी को, सरस्वती को, जब हम पाकिस्तान में बोलेंगे तो पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान से मजा आया क्यों? आ गया जी स्वाद, कल वाला मैच देखा था जी। तो ठीक है, क्लियर है, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है, सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छे से समझनी है, ये है ना। तो ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर हकरा नदी के मैदानी क्षेत्रों में है। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे, एक और दो दोनों ही सही हैं। बस दो तीन क्वेश्चंस और बचे हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। धौलावीरा के बारे में है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को ने शामिल कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धौलावीरा इस शब्द का जो अर्थ होता है ना, धौलावीरा इस शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं, वाइट वेल, सफेद कुआं। ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है धौलावीरा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और ये आपका लूनी नदी के किनारे है, माफ कीजिएगा, लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे ये आपको देखने को मिलता है। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? तो 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये एकमात्र हड़प्पा कालीन शहर है जो 3 भागों में, ठीक है, आपका विभाजित है, लेकिन बाकी के अन्य जो है वो केवल 2 भागों में है। ठीक है, एक उच्च नगर
और एक निम्न नगर। लेकिन एक ऐसा है कि दुर्ग, मध्य और निचला नगर, ये 3 भागों में है, ठीक है ना, आपका ये ध्यान रखना है। तो इसमें बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों ने फर्टिलिटी गॉडेस मातृ देवी की पूजा की थी, बिल्कुल की थी। और पशुपति एक मोहर है जिस पर एक देवता को दिखाया गया है, पशुपति, जिनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा है। ये बिल्कुल सही बात है ना, क्लियर है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो द्विदेव मूलक धर्म था, मतलब वो दो देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक तो फर्टिलिटी गॉडेस की पूजा करते थे और दूसरा वह पशुपति की पूजा करते थे। देखिए इन दोनों की जानकारी हमको किससे मिली है, सील से मिली है, जो मोहर होती है बच्चे, हमें मोहर से इस बात की जानकारी मिली है कि वे पशुपति देव और मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी को उर्वरा की देवी मानते थे। देखिए पशुपति मोहर पर एक देवता को यहाँ पर दिखाया गया है, ये पशुपति मोहर जो है ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, ये हमें मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसके चारों ओर हाथी है, ठीक है, बाघ है, गैंडा है और बच्चे भैंस है। तो हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस है इसके चारों ओर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोनों ही बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही है, 1 और 2 बोथ विल बी राइट आंसर। अगला है लोथल। ठीक है, लोथल एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। चनहुदड़ो ये मन के बनाने का कारखाना, और कालीबंगा में एविडेंसेस ऑफ प्लग्ड फील्ड, ये बिल्कुल तीनों ही करेक्टली मैच है, तीनों ही करेक्टली मैच है। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे है लोथल। लोथल गुजरात में है, ये ध्यान रखना, और गुजरात के अहमदाबाद में, कहां पर है, अहमदाबाद में, गुजरात के। यहां पर आएंगे चनहुदड़ो, चनहुदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, ये भारत में नहीं है चनहुदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस है, वहां पर है। और ये इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे आपको पड़ेगा। यहाँ पर मन का बनाने का कारखाना है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए चनहुदड़ो में एक पंजे के निशान मिले हैं, कुत्ते का पीछा करते हुए, नहीं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान यहीं से मिले हैं, चनहुदड़ो से, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, तो बहुत पूछा जाता है, करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। पंजों के निशान मिले हैं। और कालीबंगा में, ठीक है, आपके एक फर्श पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश वॉशरूम होता है उसके सबसे पहले एविडेंसेस भी आपको यहीं से मिले हैं, बिल्कुल सही से मिले थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब वहां का जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में। लव, ये कपास का उत्पादन करने वाले विश्व के पहले लोग थे, यस। देखिए विश्व में सबसे पहले कॉटन को उपजाने वाले यही थे, सबसे पहले। उनका व्यापार मुख्य रूप से वार्टर सिस्टम, वस्तु आधारित पर था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, यस ये भी दोनों सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वार्टर सिस्टम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आज भी आप गांव में देखते होगे वस्तु विनिमय प्रणाली आपको देखने को मिलती है, पूछो कैसे जी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको देखने को मिलती है, तो आप पूछो कैसे, कि कैसे मिलती है सर। जैसे गांव में कभी किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गए, है ना, बिन बुलाए मेहमान जो अचानक से टपक आते हैं, अब उनको खाना देना है तो 2-3 तरह की सब्जी चाहिए, और आए वो खाने के टाइम पे, कितना टाइम है नहीं कि बनाया जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा घर में हमारी माता जी, हम लोग खुद पड़ोसी के यहाँ एक कटोरा, जो अपने यहाँ सब्जी बनी है उस सब्जी को लेकर चले जाते थे पड़ोसी के यहाँ, एक कटोरा सब्जी, और उसके बदले में उनके यहाँ जो सब्जी बनी होती थी उसको ले आते थे। तो भैया रिश्तेदार को देखिए 2 अलग अलग सब्जी खाने को मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि सब्जी रिश्तेदार और मांग ले, तो हमारे यहाँ तो बनी नहीं है, दूसरे के यहाँ से लेकर आए हैं, तो और मांगता ही नहीं था, 2 कटोरी सब्जी में पेट भर जाता है आमतौर पर। तो वही ठीक है वाटर सिस्टम है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो जी हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और यहाँ पर माप तोल, माप तोल का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर 16 के रेशियो में था, जो बाट होते थे ना मापने तोलने वाले,
जैसे आज 5 के रेशियो में मिलते हैं, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम, 25 ग्राम, ऐसे। तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता में वो 16 के रेशियो में थे। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में लास्ट क्वेश्चन है 29। विद्वानों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूखना, इनके पतन के दोनों ही कारण हो सकते हैं। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूख जाना, ये हो सकते हैं। और मोहनजोदड़ो में बाढ़ के भी साक्ष्य मिले हैं जो इसके विनाश के कारण बने होंगे। यस, ठीक है, ऐसा अनुमान है। तो अभी तक कोई एक ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि नहीं इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू। एम के बाबर, तुम बहुत बेकार बेकार सी बातें करते हो। सर आप वैलेंटाइन डे पर कहाँ गए थे भैया? ठीक है, ये कैसी बात है? ये कैसा सवाल है? ऐसे जैसे गांव में जब हम लोग छोटे थे तो गेहूं के बदले, ठीक है, और वो भी गेहूं चोरी छुपे, दोपहर के टाइम पे आइसक्रीम बेचने वाला आया, और जैसे उसने वो लगाया तो एक कटोरा ले गए, उसका अपना कुछ होता था कि भाई उसके कटोरे में आ गया तो बदले में वो आपको आइसक्रीम दे देता था। ठीक है, तो ऐसे गांव में आज भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, वाटर सिस्टम पे जो है आपका वेस्ट। चलिए, तो बाकी का थैंक यू सो मच। अपना बहुत अच्छे से आप सभी अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बहुत अच्छे से रहो, फर्स्ट क्लास रहो, शानदार रहो, है ना। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट जी, ठीक है। नमस्ते, 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 खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव यू ऑल।